हेलो हेलो फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है वो त्रिपुरी अधिवेशन से लेकर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन तक है। और उसके बाद एक और वीडियो होगा उसके बाद हमारा जो मॉडर्न इंडिया है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो संवैधानिक विकास है उसे मैं जो है पॉलिटी में सर कराएंगे या फिर मैं अगर घटना चक्र पॉलिटी का सॉल्व कराऊंगी तो उसमें संवैधानिक विकास कराऊंगी। एक ही टॉपिक को दो जगह कराने का कोई मतलब नहीं होता है, हमें शॉर्ट में सब कुछ पढ़ना है। तो टोटल जो है वो मुझे लगा था 25 लगेंगे, पर टोटल जो है वो 20 वीडियोस में जो है वो आपके सभी लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एंशिएंट मिडवल को भी 20 से जो है वो 30 लेक्चर में जो है वो वीडियो में हम इसको ख़त्म कर दें। 20 से 30 में एंशिएंट और मिडवल दोनों की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे चूँकि मैं बता रही हूँ कि 50% और 50% का रेशियो होता है एंशिएंट मिडवल दोनों को मिला के, और मॉडर्न दोनों को, बल्कि मॉडर्न ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए वो आराम से ख़त्म हो जाएगा। पर वहाँ पे मेरा थोड़ा जो टेक्निक होगी जो वहाँ पे थोड़ी अलग होगी। वहाँ पे मैं जो है वो आपको सबसे पहले जो है किसी टॉपिक को पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद फिर मैं घटना चक्र कराऊँगी। मतलब एक लेक्चर जो हमारा ऐप पे होगा पूरे सिलेबस को अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ाऊँगी और नोट्स आपको दूँगी, उसके बाद घटना चक्र सॉल्व कराऊँगी। तो जो लोग भी अभी हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसकी फ़ीस जो है वो 5 अक्टूबर तक जो है वो 1000 रुपये है। बाद में इसकी फ़ीस बढ़ के 10,000 रुपये हो जाएगी। ये आपके जो है वो इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर्स तक होगी, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। फ्रेंड्स, प्रतिदिन आपको 2 महीने तक एक प्रश्न दिए जाएंगे, तीसरे महीने से आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, चौथे महीने से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे रोज लिखने के लिए, 5वें महीने आपको 4 प्रश्न, ऐसे ही करते हुए। बस हाँ, पीटी एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हम आपको प्रश्न नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेंस की तैयारी के साथ साथ पीटी की तैयारी भी बहुत अच्छी हो, जिससे जो है पीटी बिल्कुल भी ना रुके। हमारा टारगेट है इस बार हमारी कोचिंग से, हमारे संस्थान से जो है वो कम से कम 50 स्टूडेंट को मेंस लिखवाने का, और उसमें से कम 10 से 15 स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन देने का। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। इसीलिए हमने केवल 200 स्टूडेंट के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें अभी भी हम जो है वो 95 एडमिशन हो चुके हैं, और अभी हम इनिशियली केवल 100 स्टूडेंट का टारगेट रख रहे हैं। अभी इसको हम ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, केवल 5 स्टूडेंट की वैकेंसी बाकी है। 5 स्टूडेंट को और जो है वो हम एडमिशन ले सकते हैं। 200 बाद में इसको एक्सटेंड कराएंगे, जब ये कोर्स जो है ईजिली हम स्मूथली कर लेंगे 1 महीने, उसके बाद हम 100 और स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम इतनी स्टूडेंट की कॉपी कैसे चेक करेंगे। हमारे पास जो है वो हम जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे उनका जो है वो अच्छे से जो है वो कॉपी चेक करना, उनको समझाना, उनको वीडियो प्रोवाइड करें, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। इस वजह से हम अभी 100 स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हैं। देन 1 महीने बाद हम उसको 200 करेंगे, और 200 से ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 200 से ज़्यादा जो 6 महीने बाद जब पीटी एग्ज़ाम का हो जाएगा उसके बाद ही 200 स्टूडेंट है। तो जल्दी भी अगर आप इनरोल नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए। अगर आप इस बारे में एडमिशन नहीं करना चाहते, नेक्स्ट मंथ में एडमिशन लेना चाहते, तब भी इनरोल करवा लें, क्योंकि फिर जो है वो अगर आप दूसरे कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेंगे तो फिर हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। फ़ीस बहुत कम है, केवल 1000 रुपये है, ठीक है। तो आप इनरोल करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम से जुड़ने वाला प्रत्येक सदस्य जो है उसकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो। ये मेरी पर्सनल जो है वो मतलब मैंने पर्सनली ये विचार मेरे मन में आया था। मेंस लिखते समय जो प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेरे सामने रखते, उसको देखते हुए भी मैंने इतने सस्ते में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसे ईजिली ज्वाइन कर ले। मतलब अगर कहा जाए ना तो 100 रुपया जो है वो पर मंथ भी, इसकी जो 100 रुपीज़ पर मंथ इसकी फ़ीस भी नहीं पड़ती है। सोचिए 100 रुपये, मतलब कितनी कम कॉस्ट है। प्रतिदिन चाय भी अगर आप पीते हैं ना, तब भी आपके महीने का 300 से 400 जो आपका बिल आ जाता है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, आप किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइएगा। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप जो है वो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम, अगर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको तब भी पढ़ाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे।
तब भी हम आपको आपका एडमिशन लेंगे। आप धीरे धीरे 100 रुपया करके भी अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आए पढ़ने में। जैसे आप ले सकते हैं वैसे आप करिए, पैसे की वजह से आप किसी भी तरह की परेशानी मत। और मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब तैयारी करने आए किसी को इतनी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी कि वो 100 रुपया महीना भी जो नहीं जमा कर सकता। मुझे इससे कुछ नहीं मिल जाएगा 100 रुपये महीने जमा करने से। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप फ्री में कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आपको लगता है लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पर जब आप किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको फिर एक जिम्मेदारी बन जाती है यार कि पैसा दिया है, कुछ तो लिख ले कम से कम, कुछ तो कर ले कम से कम, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब मेरा सोचना है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी। जब भी मैं कहीं पैसा देती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, इसको मुझे वसूल करने के लिए कम से कम इतना तो काम करना ही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ठीक है, देखिए जब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने जो है वो भारत को जो प्रथम विश्व युद्ध में भारत से बिना पूछे उसको शामिल कर लिया। तो इस पर नाराज होकर कांग्रेस ने जो है वो 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1939 को जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, और कांग्रेस के इस्तीफ़ा देने के 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग ने जो है वो मुक्ति दिवस, या इसी को कहते हैं धन्यवाद दिवस भी मनाया। इसको धन्यवाद दिवस भी कहते हैं। ठीक है, मुक्ति दिवस मतलब कांग्रेस का शुक्रिया मतलब किया उन्होंने। एक्चुअली दोनों में कन्फ्लिक्ट तो था ही, तो इसलिए उन्होंने जो है मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में 22 दिसंबर को 1939 को मनाया था ये दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी अपनी किस कार्यकारिणी समिति में? ठीक है, किस कार्यकारिणी समिति में? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, 1954 में या 1946 में, 1945 में या 1946 में। ठीक है, तो 1937 वाली कार्यकारी कमेटी में जो है वो कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। मुझे इस बार के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, इस बार के लिए मुझे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस कांग्रेस ने किस कार्यकारी कमेटी में जो है वो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये 1937 वाली कार्यकारी कमेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो आपको पता है 1938 में कांग्रेस का जो है वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, हरिपुरा अधिवेशन था। इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एस.सी. बोस ने की थी। और इसी वाले अधिवेशन में जो है वो झंडा गीत भी गाया गया था, है ना। तो इस वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस अपने। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? और फिर इसी समय गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और मद्रास। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन है। त्रिपुरी जो है वो आपके जबलपुर एमपी में है। ठीक है, ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ज़्यादा मतों से, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मतों से पट्टाभी, एक्चुअली उस समय उनका एक होता है, हर इंसान का जो है ना वो एक बहुत कहते हैं क्लाइमेक्स आता है, एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर पीरियड होता है, एक बहुत उस समय जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप वर्तमान में भी देख लीजिए, कभी कभी कोई सिंगर बहुत पॉपुलर होता है, या कभी कभी अभी वर्तमान में तो सोशल मीडिया का युग है, तो किसी समय जो है वो जैसे रानू मंडल एक बीच में थी जो ट्रेन में गाती वाती थी, तो उस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो एक समय किसी की पॉपुलैरिटी, एक्चुअली प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, मैं सुभाष चंद्र बोस की किसी और से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पर उस समय सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। कह सकते हैं कि
मतलब एज कम्पेयर सुभाष चंद्र बोस खुद भी जो है वो गांधी जी के बहुत बड़े जो है वो समर्थक थे। उन्होंने ही उन्हें जो है वो बापू की उपाधि दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी उस समय पर उनकी पॉपुलैरिटी मतलब एक समय जो है वो भगत सिंह की बहुत ज़्यादा थी, गांधी जी से भी ज़्यादा थी, ऐसे सुभाष चंद्र बोस की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उस समय। तो इस समय गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी जब हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और फिर इसी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जो पराजित हो मतलब सॉरी फिर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। और फिर इस बार इन दोनों के बाद इन दोनों ने अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, फिर किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता फिर किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ये सुभाष चंद्र बोस है। उन्होंने कहा था कि भाई जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध होता है उसको हम भारतीयों को लाभ के तौर पर देखना चाहिए और जो विपक्ष है मतलब दुश्मन देश है उनका हमें साथ देना चाहिए, ठीक है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना। नहीं, भारत सरकार द्वारा देसी रियासतों के मध्य जो है वो भारत सरकार जो है वो देसी रियासतों के बीच के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी 1927 में लाई थी। तो इसका ईयर भी याद रखिएगा, इसमें कभी कभी पूछ लेता है बटलर कमेटी क्यों आई थी। तो जो है वो क्यों तो आपको पता चल गया, भारत सरकार और देसी रियासतों के संबंधों के सुधारने के लिए। और बटलर कमेटी कब आई थी? तो 1927 में आई थी, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? और 1924 में, 1926 में, 1927 में और 1929 में। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 1927 में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है 1927 में हुआ था। एक मिनट थोड़ा सा 27 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? चलिए बताइए। जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता चल गया कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। और इसके जो है वो पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष ने पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के जो है वो 1939 में इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? ठीक है, पूछा है भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व योजना रखी थी? वो पंजाब ने रखी थी। अब पंजाब क्या चाहता था कि पंजाब पटियाला और पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर, पंजाब चाहता था कि वो पूर्वी पंजाब पटियाला और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर पेप्सू जो है वो पेप्सू नाम का एक संघ बनाए, ठीक है। पेप्सू नाम का जो एक संघ बनाए और ये एक स्वतंत्र अस्तित्व में रहे, ठीक है। तो ये चीज़ पर उसकी ये मंशा नहीं पूरी हो सकी। क्यों? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से इन्होंने सभी को जो है वो एक सूत्र में बांधे पूरे भारत को, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। 1939 में क्वेश्चन है, कथन और कारण है, ठीक है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने
कब दिया था, देखिए इसकी डेट भी एग्जैक्टली, इसकी डेट आप याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1939, ठीक है। कांग्रेस ने, कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है, तो अगर पहला वाला ए और दोनों से व्याख्या करता है, ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कांग्रेस इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। हुआ क्या था कि 17 अक्टूबर को जो है, उस समय लिनलिथगो थे हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय, तो उन्होंने जो है वो ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी जो है वो युद्धरत, भारत को युद्धरत घोषित किया जा रहा है ब्रिटेन के जो है फेवर में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत को भी जो है बिना पूछे, भारत के बिना अनुमति लिए जो है वो इनको युद्धरत घोषित कर दिया। 1 सितंबर को युद्ध प्रारंभ हो गया और उसमें जो है वो भारतीय सैनिकों को जो है बाहर युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। इससे कांग्रेस बहुत नाराज हुई, इसी वजह से उसने 22 अक्टूबर 1939 को जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1939 की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। गलत। कांग्रेस ने वामपंथ के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव समझा था। गलत। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। गलत। उपयुक्त में से तीनों सही नहीं है, यही वाला सही है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है स्टेटमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चलिए बताइए। क्लीमेंट एटली, एंथोनी एडन, विल्सन चर्चिल थे या हेराल्ड विल्सन थे? तो विल्सन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो विल्सन चर्चिल थे। यहाँ पे प्रश्न आपके लिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चलिए बताइए। मैंने आपको उस समय बताया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पृथक राज्य का, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथक राज्य की संकल्पना किसने दी थी, ठीक है, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा, पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया था? दोनों अलग प्रश्न हैं, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया था? पृथक राज्य की जो संकल्पना थी वो इकबाल ने दी थी, जबकि पाकिस्तान शब्द जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दी थी। चौधरी रहमत अली ने दी थी। चौधरी रहमत अली जो है, उनका एक लेख था, ठीक है, 1933 में उनका एक लेख छपा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इनका जो लेख था ये था नाउ और नेवर, इसी के नाम से वैसे तो फेमस है। नाउ और नेवर इसी के नाम से फेमस है। आगे भी है, इसमें कुछ लिखा है जैसे कि आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर, मतलब कि अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो जो है वो हम नष्ट हो जाएंगे या तो जो है वो हमेशा के लिए से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है। नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस टुगेदर, ये इनका जो है वो लेख था पूरा। पर इसको शॉर्ट में नाउ और नेवर लेख में, इसको शॉर्ट में जब आपके एग्जाम में अगर नाउ और नेवर जो है वो किसका लेख ये था, तो ये चौधरी रहमत अली का था। इसी में इसने जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए, हाँ चलिए, मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत खान ने। तो मैंने बताया था पृथक राष्ट्र की मांग की बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले जो है वो एक मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की बात की थी। ये जिन्ना के मन में कभी भी पहले नहीं आया था, ठीक। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश, अच्छा ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब मुसलमानों के लिए पृथक देश की बात हो ही रही है तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये जो है मुस्लिम लीग का
मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का भी लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग का भी लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस ने भी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, और उस समय जो जो कांग्रेस करती थी इसी का नकल जो मुस्लिम लीग करती थी। तो मुस्लिम लीग का भी लाहौर अधिवेशन था जिसमें इसने द्विराष्ट्रवाद, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत पारित किया था, ठीक है। और उस समय लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। तो उसने जो है 23 मार्च 1940 को जो है वो पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत पारित किया, ठीक है। और 23 मार्च 1943 को इसने पाकिस्तान दिवस मनाया, ठीक है, पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अब ये बात होती है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने जो बनाया था, पाकिस्तान जो द्विराष्ट्रवाद था उसमें पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो किसने इस प्रस्ताव को तैयार किया था, पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को मान्यता देने उसके प्रारूप से संबंधित जो प्रस्ताव था इसको तैयार किसने किया था, तो पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो प्रारूप था उसको तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, सिकंदर हयात खान ने। और लाहौर अधिवेशन में इसे प्रस्तावित किसने किया था, तो लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को जो प्रस्तावित करने वाले थे वो फजलुल हक थे, एक मिनट, फजलुल हक, ठीक है, फजलुल हक ने इसे प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन में जो है वो लाहौर अधिवेशन में ही द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत जो है वो लाया गया था 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1943 को तुरंत उसके जो है वो 3 साल बाद जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया। और पाकिस्तान के प्रस्ताव का जो प्रारूप था सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, फजलुल हक ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि मुस्लिमों के लिए पृथक देश का प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में नहीं, बिल्कुल कारण दो, कैम्ब्रिज पैम्फलेट पर हुई थी, नहीं हुई थी। पृथक देश की प्रथम बार निश्चित मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार अभिव्यक्ति कब हुई थी बताइए, चलिए, कैम्ब्रिज पैम्फलेट पर हुई थी, ठीक है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट पर हुई थी, या फिर कहाँ पे हुई थी आपके 1940 के लाहौर अधिवेशन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसमें से मैंने जो आपको बताया है उनमें से आप एक निशान लगाइए, आप बताइए कि उनमें से कौन सा एक जो है वो सही होगा, उनमें से जो मैंने आपको बताया है उनमें से कौन सा जो है इसमें से सही होगा। पृथक राष्ट्र मतलब मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इकबाल ने, अच्छा पृथक देश की, ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं पाकिस्तान की नहीं, यहाँ बात कर रहा है पृथक देश की, अभी पाकिस्तान की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज पैम्फलेट पे तो यहाँ पे पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, कैम्ब्रिज पैम्फलेट पे तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में तो पाकिस्तान का प्रस्ताव रख दिया गया था, ठीक है। पर ये पूछा कि पहली बार पृथक देश के लिए जो पृथक जो है वो कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की बात हो, तो वो 1930 में इकबाल ने कहा था, मैंने कहा था ना इकबाल ने सबसे पहले जो है वो इसकी बात की थी कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होना चाहिए, तो ये चीज़ होगी पहले वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी, मैंने बता दिया पहले ही, सिकंदर हयात खान ने। ये कैसे हो गया वैसे, सिकंदर हयात खान है, ठीक है। पाकिस्तान शब्द की रूपरेखा किसने तैयार की थी, सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी, ठीक है। और प्रस्तावित किसने किया था, फजलुल हक ने। निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, ठीक है। ये पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था, ये वाली बात मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ठीक है।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। तो प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो द्वितीय सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या था कि मतलब मैं अपने जो है वो एक तरीके से पैसिव तरीके से क्या था कि आप मैं शांति प्रिय तरीके से व्यक्तिगत रूप से जो है वो एक जो है वो सत्य का आग्रह कर रहा हूँ। इसमें कोई जो है वो आंदोलन, कोई भी जो है वो हड़ताल जुलूस किसी भी तरीके, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो ये आंदोलन चलाया जा रहा था व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इसके जन आंदोलन की तरह नहीं था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपको ये तो पता ही है कि गांधी जी ने ही किया था सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, गांधी जी ने किया था। पर ये पूछा जाएगा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने कब किया था? ठीक है, कब किया था, किसने किया था, ये तो सबको पता है, गांधी जी ने। इसका आंसर तो कोई भी लगा लेगा। ठीक है, जो पहली बार तैयारी कर रहा हो वो भी। पर कब किया था? तो ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग। ठीक है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। क्या क्या थे क्रिप्स मिशन में? एक तरीके से ये पूछ रहा है कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो शामिल थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, फिर हम भी बताएंगे आपको कि क्रिप्स मिशन में जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल थी, क्या क्या नहीं शामिल थी। ठीक है, तो क्या क्या सम्मिलित हैं कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दी जानी चाहिए। ये उसमें क्रिप्स मिशन में था कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ये भी उसमें बात की गई थी। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। हाँ, ये चीज़ था कि उन्होंने कहा था भाई आप इस संविधान को स्वीकार करें या ना करें, ये आपके ऊपर मर्जी है। ठीक है, पर हाँ, पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकार करा था, ये मान के चलेगा कि ठीक है, इसमें था कि इसी चलते जो है वो मुस्लिम लीग इस पे जो है वो असहमति बनी थी। और कांग्रेस की किस बात से असहमति बनी थी वो आपको बताती हूँ कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, ये भी बात कहते हैं। यानी ये चारों वाला ऑप्शन जो है वो सभी चारों वाला ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात करते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन बहुत दबाव, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी ने जो है वो ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया कि भाई अब जो भारत को जो है वो आप स्वतंत्र करिए। भारत तो ऐसे करके जो है वो ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आया, तो उन्हें स्वतंत्र तो नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि, और जापान जो लगातार जो इस क्या कहते हैं हिंद महासागर में आ रहा था, लगातार जो है वो भारत के करीब, मतलब बंगाल की खाड़ी से लेके जो है वो भारत के करीब आ रहा था। और जब ये भारत के करीब आता तो जापान के आक्रमण का पूरा खतरा बना हुआ था। तो इस वजह से ब्रिटेन ने इन सब जो डर था उनको लेकर जो है वो उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया। तो सबसे पहले इसने बात की डोमिनियन स्टेट की। ठीक है, भारत में जो है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस की बात की। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीका और उन सब में रखा था। सेकंड ये कहते हैं कि हम जो है युद्धोपरांत एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और उस संविधान जो है वो संविधान सभा जो है वो भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें और जो अन्य प्रांत हैं जो है वो क्या है, उन्हें इस संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की पूरी जो है वो छूट होगी। वो चाहें तो इसमें रह भी सकते हैं, शामिल भी हो सकते हैं, या तो नहीं शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने जो है वो बोला। ठीक है, तो और फिर इन्होंने कहा कि वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा जिसमें भारतीय सदस्यों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो ब्रिटेन के अधीन ही रहेगा। ठीक है, वायसराय की
नई कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ। ये सारी बातें इन्होंने बोली। अब जब कांग्रेस ने पहले ही 1930 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहले ही जो है वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था, तो अब भाई डोमिनियन स्टेटस, हम तो उस समय नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, आपने तब स्वीकार किया नहीं, तो अब हमने डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात की जो है ये इन्होंने बहुत गलत बोला कि देसी रियासतों को जो है वो अलग मतलब भारत से अलग रह सकते हैं, तो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का पूरा जो है वो योजना बना ली थी, इसलिए कांग्रेस ने तो इसे नहीं स्वीकार करा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। और मुस्लिम लीग ने चूंकि पाकिस्तान की मांग को नहीं रखा था मुस्लिम लीगों के, तो इसलिए जो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो ये चीज़ें थी क्रिप्स मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्रिप्स मिशन का ही एक रिजल्ट था, क्रिप्स मिशन के फेलियर का ही रिजल्ट था भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, ये तो सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ठीक है। नई कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति जिसमें हिंदू मुसलमानों का समान प्रतिनिधि नहीं, यही बात तो नहीं की थी। और कोई भी सूबा भारत से बाहर रख सकता है, ये सही था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम, अगर ये बात सेम रहती तो शायद जो मुस्लिम लीग मान भी जाती, ठीक है, पर मुस्लिम लीग वैसे भी अब पाकिस्तान अलग राष्ट्र चाहती थी, इसलिए तब भी वो शायद ना मानती। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती, किसने कहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वेबल, लिनलिथगो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। ठीक, अब बात करते 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है कि 40 से लेकर 45 तक जो है वो, चूँकि कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे, इस वजह से विश्रांति काल लगातार इस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही जो है वो 40 से 45 तक, 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, वो भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन के असफल होने के पे आया था, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हो गया था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो और शुरू हो गया था। ठीक है, और इसके तहत सभी नेता, जो मुख्य नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु ये आंदोलन, अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में कौन सा आंदोलन जो है वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इस जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका प्रस्ताव, उसकी जो रूपरेखा थी, भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा जो है वो स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी। और उसके बाद इस प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत किसने किया था? इस प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत करने के किया था JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रस्ताव का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। ये तीनों चीज़ें पूछी जाती, इसलिए ये तीनों चीज़ें याद रखिए। रूपरेखा स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी, ठीक है, और JL नेहरू ने जो है इसे प्रस्तुत किया था, समर्थन पटेल ने लिया था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस प्रस्ताव को जो है वो समर्थन, इस प्रस्ताव को पारित किया गया था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। वो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर गांधी जी को, सरोजनी नायडू को सहित कई अन्य जो है वो प्रमुख नेता थे, नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, इन सब को जो है वो बंद करके पुणे के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, सरोजनी नायडू और इन सबको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में डाल दिया गया पुणे के। अच्छा, यहीं पे जो है ना वो कस्तूरबा गांधी का की स्मारक भी, कस्तूरबा गांधी का है ना। और दूसरा जो है वो ये राजेंद्र प्रसाद पटना में थे, तो उनको बांकीपुर जेल में ही पकड़ के डाले। मतलब प्रमुख नेता जितने भी थे उनको सब पकड़ के उनको तुरंत ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत जो है वो जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कथन
हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या तो आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, मतलब डू और डाई का जो है वो उस समय गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय गांधी जी ने जो हिंसा के लिए जो लोग जो हिंसात्मक हो गए थे ना, तब उस समय गांधी जी ने बोला था कि ये ब्रिटिश जो है दमनकारी नीतियों के कारण ही हिंसा लोगों जो है वो लोग हिंसात्मक हो चुके हैं। उस समय गांधी जी इतने ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव हो गए थे कि उनको ये था कि अब आज़ादी लेकर ही रहना है। ठीक है, तो किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो मैंने बताया कि ये आलेख जो है स्वयं गांधी जी ने बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था, क्या था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय मतलब किस भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किस चीज़ का फल था? चलिए आप बताइए। क्रिप्स के प्रस्तावों के नैराश्य का, भारत का जापानी आक्रमण की धमकी निराश का जाए। क्रिप्स के प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव में निराशा मिली थी, भारत का जापानी आक्रमण की धमकी का, बिल्कुल भारतीयों को लग रहा था कि भाई इनकी वजह से जापान अभी तो हमारे पर जो है वो आक्रमण कर देगा। गांधी जी के लेखनों ने देशवासियों में हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि अगर कायरता और हिंसा में मुझे चुनना हो तो मैं हिंसा को ही चुनूंगा, अहिंसा जो है वो कायरों का हथियार नहीं हो सकता। AICC द्वारा 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, एक मिनट सॉरी, गांधी जी ने भड़काया नहीं था लोगों को, मतलब गांधी जी के उस समय गांधी जी ने कोई ऐसा लेख नहीं लिखा था कि जिससे लोग जो है वो हिंसा की तरफ बढ़ जाएं। पर हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि जब उस समय आंदोलन, गांधी जी ने उस समय 21 दिन का जो है वो उपवास रखा था, आमरण अनशन। ठीक है, उस समय भी रखा था गांधी जी ने। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है वो लोग हिंसक हो रहे हैं और गांधी जी जो है वो इस लोगों को रोके कि वो हिंसा ना करें। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर लोग हिंसक हो रहे हैं तो वो आपके उत्पीड़न की वजह से ही हो रहे हैं। गांधी जी ने किसी को हिंसक होने से, मतलब गांधी जी ने उस समय रोका नहीं था। ठीक है, इसलिए वो आंदोलन काफ़ी हिंसक हो चुका था। उस समय गांधी जी ने किसी को रोका नहीं था हिंसा करने से। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने हिंसा करने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये वाला जो है वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और ये वाला आपका सही हो जाएगा। AIIC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 2, 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? किया तो सबने था, सबसे ज़्यादा जो है पर उषा मेहता ने किया था और अरुणा असफ अली ने किया था। भूमिगत रेडियो का प्रसारण जयप्रकाश नारायण ने भी जो है वो अंडरग्राउंड होके रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बताइए। चैम्बरलेन, विल्सन चर्चिल। चैम्बरलेन, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। विल्सन चर्चिल, क्लिमन इटली, बदले नहीं थे, विल्सन चर्चिल ही थे। ठीक है, अब भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जरा बताइएगा आप लोग। इटली घोषणा पत्र आता है ना, तो बताइएगा कौन था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ नाम जुड़ा था, लुईस फिशर का नाम जुड़ा था। ठीक है, यही है लुईस फिशर। मैंने इसको याद किया था कि भारत छोड़ो फिर से, लुईस फिशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत में? किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थे? आपका बिहार और संयुक्त प्रांत यानी अपना यूपी। तो 1 और 4 वाला ऑप्शन, सबसे ज़्यादा दंगे यहीं पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों, कथन कारण अंग्रेजों और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कांग्रेस से घृणा करते थे, इसलिए मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो सेम वही यहाँ पे काम किया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त।
तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रखने का। बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कथन उसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता की थी कि उस समय जो है वो समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, समानांतर सरकार, ठीक है, का गठन किया गया था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, सतारा में जो है वो आपके वाईवी चौहान के नेतृत्व में, और ऐसी हजारीबाग पलामू में जो है वो, उड़ीसा में कई जगहों पे जो है वो ये क्या कहते हैं आपके समानांतर सरकार हुई थी। तो बलिया और सतारा में जो है वो मेन आपके समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इसका 1 और 2 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में था और सतारा में जो है वो आपके ये वाईवी चौहान के जो है वो महाराष्ट्र में जो है, और ये वाईवी चौहान वाली जो सबसे लंबी समय तक जो है वो चली थी आपके, सबसे ज़्यादा जो है सतारा में वाईवी चौहान के नेतृत्व में 1945 तक थी। ठीक है, ये 1945 तक सबसे लंबे समय तक इनकी सरकार थी, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बंगाल के मिदनापुर में भी थी और भी कई जगहों पर जो है वो लोगों ने समानांतर सरकार का गठन किया था। मतलब एक सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी ही, उसके अलावा समानांतर सरकार का भी गठन किया था। अब बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, यार राजगोपाला CR फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक है, CR फॉर्मूला जो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट के नाम से एक पैम्फलेट जारी किया था। इनमें से कौन सा एक प्रस्ताव पैम्फलेट में था? एक्चुअली जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, और ये था कि राजगोपालाचारी प्रसिद्ध गांधीवादी थे, वो चाहते थे कि भाई 2 राष्ट्र ना बटे। गांधी जी अपने अंतिम समय तक भी चाहते थे कि भाई 2 राष्ट्र ना बने, राष्ट्र एक ही रहे। ठीक है, भले ही जिन्ना जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो बस इसी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, और मुस्लिम लीग भी एकदम अड़ गई थी और कांग्रेस में भी जो है वो सब अड़ गए थे कि भाई नहीं अब हो गया। मुस्लिम लीग खासकर ज़्यादा अड़ गई थी। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद का नहीं, केंद्रीय कार्यकारी परिषद में का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, इनका जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। नहीं, ये भी नहीं था। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसके बीच जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, किसके बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, ताकि जो है वो भारत जो है वो 2 राष्ट्र में ना बटे, भारत जो है वो एक ही राष्ट्र में रहे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उस वीडियो में जो है वो कंप्लीट मॉडर्न इंडिया पूरी तरीके से, थोड़ा भले बड़ा हो जाए वीडियो पर मैं मॉडर्न इंडिया पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करूँगी। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। सिलेबस को हमें अच्छे से कंसाइज वे में, थोड़े से मतलब कम समय में भी पढ़ना है और जल्दी ख़त्म भी करना है और अधिक से अधिक पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मॉडर्न इंडिया हमारे पास 5-6 महीने का टाइम है। इतनी अच्छी तैयारी करते हैं हम लोग कि पीटी जो है वो हम लोग का बिल्कुल भी ना रुके। ठीक है, इसी आशा के साथ प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लोगों से शेयर भी क्या करिए। मैं आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताती हूँ, घटना चक्र के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताती हूँ। और ठीक है मित्रों, नमस्कार।